It's me, Charles sir. I welcome you all on my online study platform, which name is Chauhan Biology Classes. Guys, निरंतर हम अपने लेक्चर्स के जरिए आप लोगों को बायोलॉजी की और भी अत्यधिक करीब ले जाने की हर एक संभव कोशिश करता हूँ, और इस कोशिश में आप सभी का एक अहम योगदान है। और जिस तरीके से आप इनडायरेक्टली मुझे कोऑपरेट कर रहे हैं, मैं उसके लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से। आप सभी ने मोहब्बत के जरिए जिस तरीके से हमें इनकरेज किया कि मैं हर एक बार अपने लेक्चर्स में कुछ नई जानकारियां लाऊं, जिससे मैं आपको शेलो में या इनफैक्ट बायोलॉजी में कहें तो आपको और भी अत्यधिक करीब लेके जाऊं। सो आज मैं आप सभी को अपनी तरफ से बिग क्लैप एंड बिग हग प्रोवाइड कराना चाहता हूँ। सो लेट्स एंजॉय माय big hug and a lot of bunch of thank you to all of you. And I want that you also put your smile for me and love forever, and you to make a connection with me. So guys, overall, today I am talking about the next processing lecture in a cell diary, a chapter of class 9, the structural and functional unit of the life. Guys, आज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट में हम जो बात करने जा रहे हैं वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म गाइस, हम आपको बताए थे इससे पिछले वाले लेक्चर्स में कि साइटोप्लाज्म टिपिकल कॉमन सेल का एक बेसिक कंपोनेंट है। कहने का मतलब है इस पृथ्वी पे एग्जिस्ट करने वाले जितने भी लाइफ फॉर्म्स है, उन सभी लाइफ फॉर्म्स में कॉमन कंपोनेंट हैं जिन्हें हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। उन सभी कॉमन कंपोनेंट्स में से साइटोप्लाज्म भी एक कॉमन कंपोनेंट है। गाइस, साइटोप्लाज्म क्या है, ये सेलों को किस तरीके से मदद करता है, इन सभी के बारे में विस्तृत जानकारी आज हम इन लेक्चर्स के जरिए जानेंगे। आज हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव कंटेंट है वो है हमारा साइटोप्लाज्म। गाइस, साइटोप्लाज्म को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं द होल कंटेंट ऑफ सेल विच लाइज इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सेप्ट न्यूक्लियस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। कहने का मतलब है सेल का वो सारे कंटेंट जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर उपस्थित होता है, न्यूक्लियस को छोड़ करके, उन सभी को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। आई अगेन repeat my definition of cytoplasm is the whole content of cell which is enclosed within a cell membrane except nucleus is called a cytoplasm. So guys, cytoplasm एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है, एक फ्लूइड सब्सटेंस है। अभी तक आप बस ये समझे कि साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड सब्सटेंस है। साइटोप्लाज्म का उपयोगिता और इसकी जो कार्य कौशलता है, आप इस आधार पे लगा सकते हैं कि सेल कितने वक्त तक जीवित रहेगा। मतलब यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइफ स्पेन ऑफ द सेल। सेल की उम्र क्या होगी, सेल कितने लंबे समय तक जीवित रहेगा, और साथ ही साथ सेल के अंदर कितनी प्रोसेसेस होती है और क्या क्या प्रोसेसेस होती है, ये पूर्ण रूप से निर्भर करता है साइटोप्लाज्म पे। तो आप समझ सकते हैं कि साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड है और ये किस तरीके से सेल को सपोर्ट करता है टू मेक अ सेल लाइफ। सो इसके अलावा भी आपको इसके संदर्भ में जानकारी बता दूं कि साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड सब्सटेंस तो है ही, लेकिन इसके अंदर कई सारे जो छोटे छोटे ग्रैन्युल्स होते हैं, ये ग्रैन्युल्स जो होते हैं बहुत ही अत्यधिक स्पीड से मूव करते रहते हैं। साथ ही साथ इनके इस फ्लूइड में कई सारे केमिकल रिएक्शन बहुत ही फास्ट स्पीड से होता रहता है। आप यूं कह ले कि सन के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम जो है हाइड्रोजन जो है आपस में काफी कंबाइन होता रहता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन सन के सरफेस पे होता है,
जिसके वजह से वो लाइट इमिट करता है और उस लाइट को हम एक रिसोर्स के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी तरीके से समझ लीजिए जैसे कि आप कह सकते हैं कि एक तालाब, तालाब का किनारा और तालाब में उपलब्ध जो पानी है उसके अंदर कई सारे जीव अपनी हलचल बनाए रखते हैं। ठीक उसी तरीके से साइटोप्लाज्म भी उन्हीं रिवर्स का वो फ्लूइड है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो किसी भी नदी का, किसी भी महासागर का वो किनारा है। और साइटोप्लाज्म उनके फ्लूइडिक कंटेंट है, उनकी वाटर है, इसके अंदर कई सारे लाइफफुल मूवमेंट होते रहते हैं, लाइफफुल एक्टिविटीज होते रहते हैं और ये काफी स्पीड से होते हैं और इनके इसी स्पीड की वजह से गाइस आज तक इनके लिविंग स्टेट में इनका स्टडी कर पाना काफी इम्पॉसिबल रहा है। गाइस मैं आपको बता दूं कि सेल को माइक्रोस्कोप में स्टडी करने के लिए दो प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, स्टैनिंग एंड फिक्सिंग। गाइस स्टैनिंग वो प्रोसेस है जिनमें सेल को माइक्रोस्कोप में स्टडी करने से पहले उसको अलग अलग कलर कंपोनेंट से हम कलर करते हैं। कलर कंपोनेंट उस पर डालने के बाद सेल के अलग अलग कंपोनेंट जो हैं, जो अलग अलग मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, वो सभी उस कलर को एक्वायर कर लेते हैं, जिसके वजह से उनके कंपोनेंट्स जो हैं वो ब्राइट दिखते हैं माइक्रोस्कोप में और उन्हें हम बहुत ही इजीली और प्रॉपरली स्टडी कर पाते हैं। फिक्सिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिनमें हम कवर स्लिप उस पर डालते हैं ताकि स्टडी करने के दौरान वो डिस्प्लेस ना हो और हम बहुत ही अच्छे तरीके से स्टडी कर सके, एक्यूरेटली स्टडी कर सके और एक्यूरेट मेजरमेंट क्रिएट कर सके, इसलिए हम उसे फिक्सिंग करते हैं। तो गाइस अगर आप साइटोप्लाज्म के फ्लूइड को अगर आप स्टैनिंग करते हैं तो स्टैनिंग में उपलब्ध जो कलर कंपोनेंट्स होते हैं वो इन ग्रैन्युल्स को किल कर देता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो इनके मूवमेंट को ऑब्स्ट्रैक्ट करता है, रोक देता है। और अगर साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो छोटे छोटे ग्रैन्युल्स होते हैं जो काफी स्पीड के साथ मूव कर रहे होते हैं, अगर इनकी मूवमेंट्स अगर रुक जाएगी तो स्वाभाविक तरीके से समझ लीजिए कि सेल अपना कार्य करना बंद कर देगा, एवं द सेल में बी द डाई। अगर वो नहीं डेथ करता है, अगर साइटोप्लाज्म अगर नहीं मरता तो वो एक लाइफलेस हो जाएगा, एक मृत्यु तुल्य हो जाएगा। तो यही एक वजह है कि साइटोप्लाज्म को आज तक हम लिविंग कंडीशन में स्टडी नहीं कर पाए। गाइस साइटोप्लाज्म में कौन कौन से ग्रैन्युल्स होते हैं, उनकी साइज क्या होती है, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर या स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक फीचर्स और स्पेसिफिक फंक्शंस क्या होते हैं, इनके बारे में हमें जानकारी तब मिली जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई। गाइस हम आपको हमेशा से बताते आ रहे हैं कि सेल्स के और अत्यधिक करीब हम पार्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट विच नेम इज कॉल्ड द माइक्रोस्कोप की इंप्रूवमेंट से ही जान सकते हैं। तो गाइस रॉबर्ट हुक के माइक्रोस्कोप को नॉल एंड रुस्का साहब ने मॉडिफाई किया। ऐसे कई सारे और भी वैज्ञानिक हैं जिन्होंने माइक्रोस्कोप में कई सारी तब्दीलियत करी और सेलों को और भी करीब से देखा। लेकिन इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो एक ऐसा माइक्रोस्कोप है, इनफैक्ट आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में किसी स्पेसिमेन को विजन करने के लिए हमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो कॉल्ड द माइक्रोस्कोप इज सो कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसीलिए यही एक वजह है जिसके वजह से हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें स्पेसिमेन को विजन करने के लिए हमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। याद कीजिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप में हमने बताया था उसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसमें बीम ऑफ लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कई सारी डिस्कवरीज हुई, कई सारी इंप्रूवमेंट करी गई, तो हम साइटोप्लाज्म के कंपोजिशन को देख पाए। गाइस इनके कंपोजिशन के संदर्भ में ये बताया जाता है कि ये जो एक फ्लूइड है, ये फ्लूइड अगर आप विजन करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए तो आप देखेंगे इसमें कई सारे धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है। कैटाटिस्कल ये जो होता है ये एक नेटवर्क ऑफ फाइबर्स होता है, इसके अंदर कई सारे आपको फाइबर्स का नेट दिखाई देगा, कई सारे जालनुमा आकृति आपको इसके अंदर दिखाई देगी। साथ ही साथ इस फ्लूइड का जो नेचर होता है वो विस्कस एंड स्टिकी होता है। विस्कस और स्टिकी नेचर का होने के साथ ही साथ इसके पास इसके साथ आप कह सकते हैं इसके पास पूरी कैपेसिटी होती है कि अपने स्टेट एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंगली अपने स्टेट को चेंज कर सके। व्हाट आई मीन, स्टेट का मतलब होता है कि अगर वो सॉलिड में होगा
तो वो लिक्विड में होगा कन्वर्ट हो जाएगा, अगर लिक्विड में होगा तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही एक वजह है गाइस जिसके वजह से हम अलग अलग विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को अडॉप्ट कर पाते हैं, क्योंकि हमारे सेल में ये एडेप्टेशन प्रॉपर्टीज जो है हमारे एंसेस्टर से आई है। हमारे एंसेस्टर्स कई सारे कॉम्पिटिशन्स को फेस किए, उन कॉम्पिटिशन्स के अकॉर्डिंगली उनके सेल ने खुद को अडॉप्ट करना सीख गया। सो एडेप्टेशन हमारे सेल की वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके वजह से आज हम इन तमाम अलग अलग वातावरण में या बदलते वातावरण में हम खुद को जीवित रख पाते हैं। सो गाइस, साइटोप्लाज्म ही वो एक फ्लूइड है जो पूरी तरह से कैपेसिटी रिजॉर्व करता है कि वो अपने स्टेट को कन्वर्ट कर सके अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एंड द फैक्टर्स। गाइस, ये जो साइटोप्लाज्म में जो नेटवर्क ऑफ फाइबर्स है, मतलब इनफैक्ट आप कह सकते हो कि साइटोप्लाज्म में जो ये जो नेट फॉर्मेशन का काम करता है, ये दो खास प्रकार के सब्सटेंस से होता है। मैं चाहूंगा कि उन सब्सटेंसेस को आप बिल्कुल समझे और उनको याद रखें कॉम्पिटिशन्स के लिए। गाइस, जो पहले कंपोनेंट्स हैं, पहले जो सब्सटेंसेज हैं, उनको हम लोग बोलते हैं क्या बोले, साइटोप्लाज्म में जो नेटवर्क का निर्माण करता है फाइबर, उन फाइबर को हम लोग बोलते हैं स्पॉन्जीप्लाज्म, और दूसरा है हाइलोप्लाज्म। स्पॉन्जीप्लाज्म एंड हाइलोप्लाज्म, ये दो ऐसे सब्सटेंसेज हैं जिन सब्सटेंसेज के हेल्प से और कॉम्बिनेशन से साइटोप्लाज्म में एक नेटवर्क का निर्माण होता है, और इस नेटवर्क के वजह से ही सेल के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स अपने एक स्पेसिफिक पोजीशंस को ऑक्युपाइड किए होते हैं। तो ये दो सब्सटेंस स्पॉन्जीप्लाज्म, ये स्पॉन्जीप्लाज्म साइटोप्लाज्म में उपलब्ध सब्सटेंसेस हैं, और ये हाइलोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन से मिलने वाले सेल मेम्ब्रेन जो है उनसे आए ये सब्सटेंस है जिनको हम हाइलोप्लाज्म कहते हैं। तो ये सेल मेम्ब्रेन का सब्सटेंसेस है और ये साइटोप्लाज्म का सब्सटेंसेस है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही हमारा फाइबर्स का फॉर्मेशन करता है साइटोप्लाज्म में, इसीलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इस प्रकार की आकृति दिखाई देती है। सो गाइस, साइटोप्लाज्म के निर्माण में ये दोनों सब्सटेंस मदद करता है। साथ ही साथ अगर आप साइटोप्लाज्म के मटेरियल्स के बारे में बात करेंगे तो साइटोप्लाज्म जो है वो दो प्रकार का मटेरियल्स कंटेन करता है। मटेरियल्स के बारे में बात करें तो साइटोप्लाज्म के अंदर दो प्रकार के मटेरियल्स आपको देखने को मिलेंगे। पहला मटेरियल्स को हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, और दूसरे को बोलते हैं हम लोग साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल। गाइस, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन साइटोप्लाज्म का नॉन लिविंग मटेरियल्स है। ये क्या है? नॉन लिविंग मटेरियल्स है। गाइस, जिसके अंतर्गत जो आते हैं वो हो जाता है लिपिड्स, फैट्स एंड कार्बोनिक मिनरल्स, एटसेट्रा। ये सब नॉन लिविंग कंटेंट है साइटोप्लाज्म, जिसे हम साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन के नाम से जानते हैं। गाइस, दूसरा है हमारा जो मटेरियल, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स का मतलब है कि साइटोप्लाज्म में उपलब्ध जो छोटे छोटे ऑर्गेन हैं जो सेल को फंक्शनल बनाए रखने में सपोर्ट करते हैं, उन्हें हम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स कहते हैं। गाइस, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स जो है ये सेल का लिविंग फुल पार्ट है, लिविंग फुल पार्ट ऑफ सेल, है ना। ये लिविंग फुल पार्ट है सेल का, ठीक है। और इसके अंतर्गत दो प्रकार के ऑर्गेनेल्स आते हैं। एक वो ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल। मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स में गाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो ऑर्गेनेल्स है जो
सेल के लिए प्रोटीन्स का निर्माण करता है और कई अन्य स्पेसिफिक फंक्शन करता है, जिसको हम इंडिपेंडेंटली हर एक कंटेंट में आपको समझाएंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। दूसरा जो है हमारा है दैट इज कॉल्ड गोल्जी नेट। ये गोल्जी नेट सेलों के लिए एब्जॉर्प्शन करने का काम करता है और ये सेलों को अपने कंपोनेंट्स प्रोवाइड कराता है जो सेक्रेशन एब्जॉर्ब करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। उस एब्जॉर्ब सेक्रेशन को गोल्जी नेट इसके सेक्रेशन को गोल्जी नेट एब्जॉर्ब करती है और एब्जॉर्ब करने के बाद इसे पैक मॉडिफाई करके सेल के अलग अलग कंपोनेंट्स को देती है। गाइस, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल को समझने के लिए आप इतना ही समझिए कि जैसे एक कोई बिजनेस में या किसी एकेडमिक में अलग अलग पीपल्स होते हैं, असिस्टेंट होते हैं, तो हर एक असिस्टेंट उस एकेडमी में एक इंडिपेंडेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक उसी तरीके से मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स में ये जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, ये जितने भी असिस्टेंट हैं, वो सारे असिस्टेंट सेल को फंक्शनल बनाए रखने में काफी सपोर्ट करते हैं। जहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करेंगे तो ये प्रोडक्शन अधिकारी है, ये प्रोटीन सेक्रेशन करने का काम करता है। गोल्जी नेट जो है ये एक प्रकार का समझ लीजिए कि प्यून है। गाइस, प्यून का भी हमारे एकेडमिक में काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे लिए पानी और चाय और थोड़ी सी मुस्कुराहट लेके आता है। तो स्वाभाविक तरीके से वो भी बहुत अच्छा इंसान है और वो भी हमारे एकेडमिक का हिस्सा है, तो कभी उन्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये जो गोल्जी नेट है ना गाइस, ठीक है, ये गोल्जी नेट जो है वो एक प्यून की तरह होता है जो सेलों के लिए अलग अलग उपयोगी सामग्री लाता है और उनको बेनिफिट्स देता है। नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया गाइस, आप इसको मित्रोकॉन्ड्रिया कह सकते हैं। जिस तरीके से हमारे जीवन में अगर कई सारी कठिनाइयां होती है तो हमारे मित्र जो है आकर के वो ड्रामेटिक कंडीशन से हमें हेल्प करते हैं और हमें उस कंडीशन से, उस प्रॉब्लम से हमें बचाते हैं, या कई सारे बातें बताते हैं जो दिल को काफी अच्छा लगता है और हम सभी वॉरीज को भूल जाते हैं और फिर से लाइफ को एक एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस, सेल के अंदर भी ड्रामेटिक कंडीशंस में जिस समय हम एडवर्स सिचुएशन में होते हैं तो हमारे मित्र मदद करते हैं, ठीक उसी प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल के एडवर्स सिचुएशन में ड्रामेटिकल तरीके से उन्हें मदद करता है एनर्जी प्रोवाइड करा के। नेक्स्ट जो है हमारा वो है दैट इज कॉल्ड लाइसोसोम। जैसे कि लाइसोसोम में कई सारे लाइसोसोम जो है वो सेल के अंदर कई सारे एक्टिविटीज करता है। इसका एक्टिविटीज समझने के लिए आप ऐसा समझिए कि एक एकेडमी में जिस प्रकार से अलग अलग एक्टिविटीज होते हैं उसमें कई सारी इम्प्यूरिटीज क्रिएट होती है। तो जो सफाई कर्मी होता है हमारे एकेडमिक में वो गंदगी को साफ करता है ताकि उस एकेडमी में किसी प्रकार का दुर्गंध न हो और वहाँ पे काम करने वाले लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो गंदगी की वजह से। एक उसी तरीके से लाइसोसोम जो है सेल के अंदर होने वाले जो इम्प्यूरिटीज है जो क्रिएट होते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के दौरान, उसे सेल से बाहर करता है ताकि सेल का हर एक असिस्टेंट, हर एक ऑर्गेनेल्स जो है वो अपना बेस्ट वर्क दे सके। सो लाइसोसोम को बेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल कहते हैं। उसके बाद गाइस है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स का दूसरा हिस्सा जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स। गाइस, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स कहने का मतलब है ये वो ऑर्गेनेल्स है जो अपने ऊपर मेम्ब्रेन कंटेन नहीं करता है और इसके अंदर आप पाएंगे प्लाज्मोसिन। गाइस, प्लाज्मोसिन